हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम जूलियस सीजर प्ले का समरी समझेंगे। क्लास 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश में पूरा प्ले तो नहीं है बट कुछ एक्ट्स और कुछ सीन्स हैं। वैसे तो उस पूरे प्ले में 5 एक्ट्स हैं और टोटल 18 सीन्स हैं। वैसे तो मैंने लाइन बाय लाइन एनालिसिस पर एक वीडियो बनाया है बट वो बहुत लॉन्ग है, तो अगर आपको डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। जूलियस सीजर प्ले को हम एक हिस्टोरिकल प्ले या एक हिस्ट्री प्ले भी कह सकते हैं। जैसे जूलियस सीजर, ब्रूटस, पॉम्पे जो इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में भी रियल पीपल थे इन हिस्ट्री। और इस जेनर ऑफ प्ले को, इस टाइप ऑफ प्ले को हम कहते हैं ट्रेजेडी, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि एक बहुत ही ब्रेव पर्सन का किस तरह से डाउनफॉल होता है, किस तरह से अपने ही लोगों के द्वारा धोखा खाने के बाद वो गिर जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो जूलियस सीजर जो प्रोटागोनिस्ट है वो मर ही जाता है। दिखाया गया है कि जूलियस सीजर एक जनरल होता है रोम का। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। एक्चुअली जनरल एक रैंक है आर्मी का, और उस जमाने में जनरल्स की ये ड्यूटी थी कि वो अपने लैंड को एक्सपैंड करे और दुश्मनों से प्रोटेक्ट भी करे। जूलियस सीजर जो एक बहुत एबल जनरल है, वो पॉम्पे के बेटों को हराकर वापस रोम लौटता है और लोग उसका जय जयकार के साथ स्वागत करते हैं। वो रोम में, इटली में काफी पॉपुलर हो चुका है और साथ साथ पावरफुल भी। तो कुछ लोग हैं जो उससे जेलस फील करते हैं, जो उसकी कामयाबी से जलते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि जूलियस सीजर को मार दिया जाए। जब जूलियस सीजर पॉम्पे के बेटों को हराकर लौट रहा होता है, एक प्रोसेशन में पूरे शहर में घूम रहा होता है, मार्क एंटनी उसे 3 बार क्राउन ऑफर करता है कि वो राजा बन जाए, पर वो तीनों बार उसे हटा देता है, साइड कर देता है। तो जिस तरह से जूलियस सीजर प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले का, तो एंटागोनिस्ट है कैशियस। वही सबसे पहले वो कॉन्स्पिरेसी शुरू करता है जूलियस सीजर को मारने का, और धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। लेकिन उसे ये ऐसा लगता है कि जूलियस सीजर को मारने के बाद रोमन्स के आंखों में अगर उसे लीगलाइज करना है सीजर के मर्डर को, अगर उसे लेजिटिमेट साबित होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्कस ब्रूटस उसके साइड हो, क्योंकि ब्रूटस से ज़्यादा ऑनरेबल, इज्जतदार पूरे रोम में कोई नहीं था। और अगर ब्रूटस उनके साइड होगा तो कोई भी आदमी उन पर डाउट नहीं करेगा, उनके इरादों पर डाउट नहीं करेगा। और मार्कस ब्रूटस एक ऐसा आदमी होता है जिसे रोम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लोगों की आज़ादी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो कैशियस उसे बहका देता है कि जूलियस सीजर यहाँ का राजा बन जाएगा और यहाँ डिक्टेटरशिप ले आएगा, डेमोक्रेसी की मौत हो जाएगी और फिर लोग आज़ाद नहीं रह पाएंगे। और रोम के प्रति ब्रूटस के प्यार की वजह से वो जूलियस सीजर के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है। एक्चुअली मर्डर से सही वर्ड है एसेसिनेशन, क्योंकि जो मर्डर किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से या रिलीजियस रीजन की वजह से की जाए उसे एसेसिनेशन बोला जाता है। और जिन पॉम्पे के बेटों को हराकर सीजर लौट रहा होता है, उसी पॉम्पे के स्टैचू के नीचे सब लोग मिलकर सीजर को स्टैब कर देते हैं डैगर्स और स्वर्ड से, मतलब खंजर और तलवारों से। कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑफ कोर्स जूलियस सीजर, जो उस वक्त रोम में सबसे पावरफुल और ग्रेट लीडर था, और उसे असैसिनेट कर दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो उसके पावर से जेलस होते हैं। उसकी वाइफ का नाम होता है कैलपुर्निया। मार्क एंटनी सीजर का सबसे लॉयल दोस्त होता है। मार्कस ब्रूटस जो सीजर का दोस्त भी होता है, और साथ साथ रोमन्स लोग उसे बहुत इज्जत करते हैं, उसे ऑनरेबल मानते हैं। वो रोम से और डेमोक्रेसी से काफी प्यार करता है। कैशियस, ही इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी फॉर द असैसिनेशन ऑफ सीजर। सीजर की मौत के लिए जो कॉन्स्पिरेसी को ऑर्गेनाइज करता है, इंस्पायर करता है, वो है कैशियस। डिसियस ब्रूटस, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो ऑनरेबल है पूरे रोम में, जो सीजर का दोस्त है, दैट इज मार्कस ब्रूटस। और डिशियस ब्रूटस वो सीजर के एसेसिनेशन में को कॉन्स्पिरेटर है, मतलब कैशियस के साथ है। वो इस तरह से शुरू होता है कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और कैलपुर्निया अपने हस्बैंड जूलियस सीजर को कहती है कि प्लीज़ आज आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि रात में मैंने बहुत ही अलग तरह के सपने देखे। वैसे तो मैं इस तरह के ओमेंस पर, साइंस पे उतना विश्वास नहीं करती, पर पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप घर से बाहर न निकले। और जूलियस सीजर भी कहता है कि रात में कई बार कैलपुर्निया उठ गई और नींद में चिल्लाने लगी कि अरे बचाओ बचाओ, वो लोग सीजर का मर्डर कर देंगे। और वो बाहर से एक सर्वेंट को बुलाकर कहता है कि जाओ प्रिस्ट के पास जाओ और उनसे जाकर बोलना कि वो मेरी तरफ से बलि चढ़ा दे भगवान को,
और उनसे ये भी पूछना कि मेरे कामयाबी के कितने चांसेस हैं। कैलपुर्निया फिर से बोलती है कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने देखा कि एक लायन, उसने रोड पर बच्चे दे दिए हैं, लोग बादलों पे युद्ध कर रहे हैं और ऊपर से खून की बारिश हो रही है। मैंने देखा कि तुम्हारी एक मूर्ति बनी हुई है और उसमें फाउंटेन है और उस फाउंटेन में जो नली लगी होती है उसमें से खून निकल रहा है। सीजर बोलता है कि नहीं, मैं तो बाहर जाऊंगा क्योंकि कोई भी चीज मुझे नहीं डरा सकती। सीजर अपनी वाइफ से ये भी कहता है कि क्या चीज अवॉइड किया जा सकता है, जो चीज हमारे किस्मत में लिखी है भगवान ने वो चीज तो होकर ही रहेगी, तो डरना किस बात के लिए। और वैसे भी तुमने जो सपना देखा वो सिर्फ मेरे ही लिए कुछ बुरा होगा इसलिए तुम देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। दुनिया में भी कुछ गलत होने वाला होगा, इसके भी तुम्हें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो कैलपुर्निया कहती है कि देखिए, जब भिखारी मरते हैं तो कोई टूटा हुआ तारा भी आसमान में नहीं दिखता, लेकिन जब राजकुमार मरते हैं, जब कोई ग्रेट पर्सन मरता है तो पूरा आसमान जल उठता है। और आज देखिए, पूरा बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है और मुझे ऐसे गंदे सपने भी आ रहे हैं। सीजर फिर अपना वो ज्ञान की बातें कहने लगता है कि जो कायर होते हैं वो मरने के पहले डर डर से 1000 मौत मरते हैं, पर जो बहादुर होते हैं वो मौत का सिर्फ एक बार सामना करते हैं। तभी वो नौकर आ जाता है जो प्रिस्ट के पास भेजा था जिसे सीजर ने, और वो कहता है कि जो ऑगरर्स है, जो पुजारी लोग हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं ओमेंस वगैरह देखकर, उसने कहा कि प्रिस्ट एक जानवर का इंटेस्टाइन निकाल कर बोला कि अरे इसमें तो दिल ही नहीं है, मतलब कुछ गलत ओमेंस हो रहे, कुछ गलत साइंस हो रहे हैं और इस वजह से आज आप घर से न ही निकले वही सही है। फिर सीजर कहता है कि डेंजर यानी खतरा और मैं सीजर, हम दोनों वो लायंस है जिनका जन्म एक ही दिन हुआ है और मैं बड़ा हूँ, तो इसलिए डेंजर भी मुझसे डरता है क्योंकि मैं बड़ा हूँ और डेंजर से भी ज़्यादा, खतरे से भी ज़्यादा खतरनाक हूँ, और इसलिए सीजर बाहर जाएगा घर से। फिर कैलपुर्निया बोलती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपके अकल को खा लिया है, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति जा चुकी है। ठीक है, आप निर्भीक हैं, आप फियरलेस हैं, पर मेरे डर के खातिर रुक जाइए घर पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने घुटनों में जाकर आपसे भीख मांगती हूँ। मार्क एंटनी से सीनेट हाउस खबर भिजवा दीजिएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज आप नहीं जा सकते। सीनेट हाउस इज लाइक द प्लेस जहाँ पे लॉज बनते हैं, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट हुआ। सीजर अपनी वाइफ की बातों को रिपीट करता है और कहता है कि मार्क एंटनी ये जाके कह देगा कि मैं बीमार हूँ और तुम्हारे डर के खातिर मैं घर पे रुक जाऊं। और तभी डिशियस ब्रूटस एंटर करता है। डिशियस ब्रूटस वही है जो कैशियस का को कॉन्स्पिरेटर है सीजर के मर्डर में, और उसको देखकर सीजर ये कहता है कि देखो डिशियस ब्रूटस आ गया, अब यही मेरी खबर सीनेट हाउस ले जाएगा और सबको कह देगा कि मैं आज नहीं आऊँगा। डिशियस ब्रूटस आता है, सीजर को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग वगैरह, और कहता है कि आज मैं आपको सीनेट हाउस ले जाने आया हूँ। तभी सीजर कहता है कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ, इन वेरी हैप्पी टाइम, मीन्स एट जस्ट द राइट मोमेंट। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, जाके सीनेट हाउस ये कह दीजिएगा कि मैं आज नहीं आऊँगा। मैं नहीं आ सकता ये कहना गलत होगा क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ, और ये भी कहना गलत होगा कि मुझे हिम्मत नहीं है आने की क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। तो इसलिए तुम सिर्फ इतना कह देना उन लोगों से कि मैं आज नहीं आऊँगा। कैलपुर्निया कहती है कि कह देना वो बीमार है। तब सीजर कहता है कि ये कैसे कह सकता है कि मैं बीमार हूँ, क्या ये झूठ बोलेगा? क्या सीजर ने अपने बाहें कामयाबी में इसलिए फैलाए, क्या सीजर ने इतनी सारी जीतें इसलिए हासिल की कि वो झूठ बोले? जो ग्रे बियर्ड्स मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं सीनेट हाउस में, उनको वो झूठा मैसेज दे? ऐसा कभी नहीं होगा डिशियस ब्रूटस, तुम बस कह देना मैं नहीं आऊँगा। डिशियस ब्रूटस कहता है कि अगर मैं उनसे ये कह दूंगा कि आप नहीं आएंगे और मैं वजह नहीं बताऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए प्लीज मुझे वजह भी बता दीजिए। तो वो कहता है कि देखिए सच बात यह है कि मेरी वाइफ को रात में सपने आए कि मेरी मूर्ति बनी है और उसके फाउंटेन में से बहुत सारे नल लगे हुए हैं। लोग बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं और अपने रुमाल को मेरे खून से धो रहे हैं, अपने हाथ उसमें धो रहे हैं, और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ईविल होने वाला है, कुछ बहुत गलत होने वाला है, इसका ये साइन है, और इसलिए वो डर रही है और मुझे कह रही है कि मैं आज घर से बाहर ना जाऊं। फिर डिशियस ब्रूटस बोलता है कि सपने को बहुत गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है, समझाया गया है। ये तो बहुत ही अच्छा सपना, एक फेयर और फॉर्चुनेट सपना है। लोग आपके खून से हाथ धो रहे हैं, इसका मतलब तो बहुत अच्छा है कि आपके अंदर जो एक जुनूनियत है, जो एक पैशन है, लोग उससे खुद को भी रिचार्ज कर रहे हैं। और जो ग्रेट मैन है वो अपने हैंकरचिप्स वगैरह को कलर कर रहे हैं आपके ब्लड से। वो शायद आपके पैशन का कुछ अंश अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और ये इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि फ्यूचर में ये पूरा रोम आपके एनर्जी से रिचार्ज होगा। जस्ट अ साइन कि आप किस तरह से पैशनेट हैं रोम के भलाई के लिए। सीजर कहता है कि और इस तरह से तुमने
कैलिफोर्निया के सपने को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो डिशियस ब्रूटस बोलता है, अब जब मैंने इसे सही से इंटरप्रेट कर ही दिया और आपने इसका मतलब भी सही से समझ ही लिया है, तो फिर आप चलिए, क्योंकि आज सेनेट हाउस में लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको क्राउन दिया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। और क्या पता कि अगर आप आज नहीं जाएं तो उनका मन बदल जाए। सीजर बोलता है कि अब तुम्हारे सपने कितने मूर्खतापूर्ण लगते हैं कैलिफोर्निया, मैं तो आज जाऊंगा बाहर, मेरा रोब दो। और फिर उसके बाद ये सभी लोग सीजर के घर पे आ जाते हैं। सीजर बोलता है कि चलो फ्रेंड्स, हम लोग चलकर कुछ वाइन लेते हैं और उसके बाद सब लोग साथ में दोस्तों की तरह सेनेट हाउस जाएंगे। अब चूंकि सीजर बोलता है दोस्तों की तरह सेनेट हाउस जाएंगे, तो डिशियस ब्रूटस वो ये कहता है कि मुझे बहुत अफसोस होता है ये सोचकर कि हर लाइक एक जैसा नहीं होता। मतलब सीजर बोलता है ना, वी विल लाइक फ्रेंड्स, तो हम लोग फ्रेंड्स के जैसे आप कह रहे हो, पर हम फ्रेंड्स आपके हैं, बिकॉज दे हैव एक्चुअली कॉन्स्पिरेटेड टू असैसिनेट सीजर दैट डे। तो वो एक्ट 2 सीन 2 सीजर के घर का था और एक्ट 3 सीन 1 ये रोम के कैपिटल के सामने का है। कैपिटोल कहते हैं उस बिल्डिंग को जहाँ पे लेजिस्लेचर्स मिलते हैं लॉ बनाने के लिए, और कैपिटोल वर्ड लैटिन वर्ड कैपिटोलियम से बना है, जो एंशिएंट रोम में एक बहुत फेमस टेम्पल था। तो अगला सीन है कैपिटोल का, और ऊपर में सीनेट चल रहा है, मतलब अपर हाउस में लोग बैठे हैं और ये सारे लोग स्टेज में एंटर करते हैं। सीजर कहता है कि क्या हम सब रेडी हैं? अब क्या गड़बड़ी हो गई कि सीजर को और उसके सीनेट को यहाँ पे बुलाया गया है जिस गड़बड़ी को एड्रेस करने के लिए। और तभी मेटेलस सिम्बर आता है अपने भाई प्यूब्लियस सिम्बर के लिए माफी मांगने के लिए। प्यूब्लियस सिम्बर को बैनिश कर दिया गया है, मतलब उसकी गलतियों के कारण उससे रोम की सिटीजनशिप छीन ली गई है और उसे वहां से निकाल दिया गया, जिसे कहते हैं देश निकाला कर देना। तो मेटेलस सिम्बर सीजर के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने भाई के लिए माफी मांगता है और ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस से इस देश का सिटीजन बना लिया जाए। सीजर ये कहता है कि नहीं, तुम कितना भी झुको गिड़गिड़ाओ, मैं इन सबसे अफेक्टेड नहीं होता हूँ। मैंने जो एक बार डिसीजन ले लिया वो मैं उसी पे खड़ा रहूंगा। हाँ, अगर तुम मुझे कोई वैलिड रीजन दो जिसके कारण मैं प्यूब्लियस सिम्बर को माफ कर दूँ तो मैं रिथिंक कर सकता हूँ, वरना मैं एक बार पास किए गए जजमेंट को बच्चों का खेल नहीं बना सकता। और अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो मैं कुत्ते की तरह तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। इस तरह से मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मेटेलस सिम्बर रिक्वेस्ट करता है पूरे सीनेट में कि क्या कोई ऐसा आदमी है जिसकी आवाज की कीमत, जिसकी बातों की कीमत सीजर के कानों में मेरी बातों से, मेरे शब्दों से ज्यादा हो, तो प्लीज मेरे भाई के लिए वो यहाँ रिक्वेस्ट करे सीजर से। तो ब्रूटस आता है और ये बोलता है सीजर को कि मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्यूब्लियस सिम्बर को उस सज़ा से आज़ाद कर दो, उस जजमेंट से आज़ाद कर दो। सीजर शॉक्ड होकर पूछता है, ब्रूटस क्या बोल रहे हो ये? और तभी कैशियस आके गिड़गिड़ाता है कि तुम्हारे चरणों में गिरकर मैं प्यूब्लियस सिम्बर की माफ़ी की भीख मांगता हूँ सीजर। और तभी सीजर बोलता है कि हम शायद तुम्हारे बातों से मूव कर जाते, तुम्हारी बातों में आ जाते अगर कैशियस हम तुम्हारे जैसे होते, पर हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मेरे सामने फ्लैटरिंग करने से, चापलूसी करने से हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। हम उस नॉर्दर्न स्टार ध्रुव तारे की तरफ फिक्स्ड है और मेरा डिसीजंस भी बिल्कुल वैसा ही है। और तब सबसे पहले कास्का सीजर पे अटैक करता है। अगर ऐसी बात है तो अब हम जुबान से नहीं, अब हम हाथों से बात करेंगे, और उस पर डैगर भोंक देता है उसके शरीर में। और फिर बाकी के कॉन्स्पिरेटर्स भी सीजर को स्टैब करते हैं और लास्ट में मार्कस ब्रूटस स्टैब करता है। और तब वो फेमस लाइन सीजर बोलता है, ए टू ब्रूटे, मतलब यू टू ब्रूटस, तुम भी इन कॉन्स्पिरेटर्स के साथ शामिल हो। और तभी सीजर गिर जाता है और मर जाता है। शायद सीजर को धक्का लग जाता है कि जिसे वो अपना दोस्त समझता था, जिसे वो इतना प्यार करता था, वो भी उसके मौत में शामिल हो गया। और तभी सिन्ना, कैशियस ये सब चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि आज़ादी अब हमें मिल गई है, जो अत्याचारी था उसकी मौत हो गई है। तभी एंटनी एंटर करता है वहाँ और सीजर की डेड बॉडी को देखकर वो चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम्हारी कामयाबी आज इस जमीन के टुकड़े में सिमट गई है। मीन्स उसके डेड बॉडी को वो रेफर कर रहा है। और फिर वो उन कॉन्स्पिरेटर्स से कहता है कि मुझे नहीं पता आपने सीजर को क्यों मारा, आपके क्या इरादे थे, पर मैं ये समझता हूँ कि जिस घड़ी सीजर की मौत हुई उस घड़ी से बेहतर, उस वक्त से अच्छा, और जिस हथियारों से सीजर की मौत हुई उन हथियारों से बेहतर मुझे मारने के लिए दूसरी कोई चीज़ नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं भी आपकी आंखों में चुभता हूँ तो इसी क्षण मुझे भी मार दीजिए, उन हथियारों से मार दीजिए जिससे आपने सीजर को मारा था। ब्रूटस कहता है कि एंटनी प्लीज हमसे अपने मौत की भीख मत मांगो, तुम हमारे इन हाथों को देख रहे हो जिसने सीजर को मारा, पर विश्वास करो हमारे दिल और दिमाग बिल्कुल साफ थे, हम सिर्फ रोम का भला चाहते थे। हम तुम्हें बिल्कुल इज्जत के साथ
शामिल करते हैं अपने ग्रुप में। कैशियस ये कहता है कि जब हम नई गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, नई डिग्निटीज देंगे, नए पोस्ट्स देंगे, तो तुम्हारी आवाज़ भी किसी दूसरे इंसान की जितनी ही स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं है कि तुम सीजर के लॉयल फ्रेंड हो तो हम तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देंगे। और तब फिर मार्क एंटनी सारे लोगों से हाथ मिलाता है, उन लोगों से जिनके हाथ सीजर के खून से रंगे थे। और फिर वो सीजर के डेड बॉडी की तरफ देखकर कहता है कि जितना दर्द तुम्हें अपने मरने के वक्त नहीं हुआ होगा, शायद उससे ज़्यादा दर्द तुम्हें अभी हो रहा होगा, ये देख कर कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे लॉयल फ्रेंड तुम्हारे मर्डरर्स के साथ हाथ मिला रहा है, वो भी तुम्हारे कॉप्स के सामने, तुम्हारे लाश के सामने। और तभी कैशियस मार्क एंटनी से कुछ कहना चाहता है, पर मार्क एंटनी उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही कहता है कि देखो कायस कैशियस, पूरा नाम है कैशियस का, सीजर का अगर कोई दुश्मन भी होगा ना तो वो भी ऐसी बातें ही सीजर के बारे में कहेगा, मीन्स अच्छी बातें। और फिर मैं तो उसका दोस्त था, तो अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो ये तो बहुत छोटी बात है। कैशियस कहता है कि मैं सीजर की प्रशंसा करने के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम हमारे दोस्तों में गिने जाओगे या फिर तुम्हें छोड़कर हम अपना रास्ता आगे ले जाएं। एंटनी कहता है मैंने अभी तो आप लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन इस उम्मीद के साथ हाथ मिलाया कि आप लोग मुझे वजह देंगे कि सीजर कहाँ डेंजरस था रोम के लिए और आप लोगों ने उसे क्यों मारा। ब्रूटस कहता है कि हमारे वजह इतने ज़्यादा ट्रू हैं कि अगर तुम सीजर के बेटे भी होते तब भी तुम हमसे अग्री कर जाते। एंटनी कहता है बस मुझे इतनी की ही उम्मीद है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि सीजर मेरा दोस्त था और उसके अंतिम संस्कार में, फ्यूनरल में मैं पब्लिक को एड्रेस करूँ। ब्रूटस कहता है ठीक है, तुम्हें इस बात का मौका मिलेगा। और फिर कैशियस ब्रूटस को थोड़ा साइड ले जाता है और कहता है कि मार्क एंटनी को ये मौका मत दो, हो सकता है वो पब्लिक को हमारे खिलाफ भड़का दे। और तभी ब्रूटस ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं जाऊंगा स्टेज पर, मैं पहले पब्लिक को एड्रेस करूंगा और फिर कह दूंगा उनसे कि मेरे परमिशन के वजह से ही अब मार्क एंटनी आएगा आपको एड्रेस करने के लिए, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। कैशियस कहता है कि मुझे लगता है कि ये सही नहीं हम कर रहे हैं मार्क एंटनी को चांस देकर। ब्रूटस फिर मार्क एंटनी को बुलाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम सीजर के बॉडी को लेकर स्टेज पे आना, लेकिन पहले उस स्टेज पे हम स्पीच देंगे, हम पब्लिक को एड्रेस करेंगे और उसके बाद ही तुम एड्रेस करोगे। और तुम लोगों से ये कहोगे कि तुम मेरे परमिशन से ही यहाँ पर पब्लिक को एड्रेस करने आए हो। तुम्हें सीजर के बारे में जो भला कहना होगा तुम कह सकते हो, पर तुम हमारे बारे में कुछ गलत नहीं कहोगे। और जब सब लोग चले जाते हैं तो मार्क एंटनी सीजर के बॉडी को देखकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं उन बुचर्स के साथ, उन कसाईयों के साथ जाकर मिल गया हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए कि आपके खून का एक एक कतरे का हिसाब मैं लूँगा। आपका खून जो बहा है वो बर्बाद नहीं जाएगा, मैं एक भी कॉन्स्पिरेटर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोम के कोने कोने में अब युद्ध होगा, एक सिविल वॉर होगा और आपका बदला लिया जाएगा। और आपकी जो वुंड है उसे मैं मुंह बनाऊंगा, मतलब उसे दिखाकर मैं लोगों को ये प्रूव करूंगा कि आप सही थे और कॉन्स्पिरेटर्स गलत थे। और हर तरफ युद्ध, वॉर्स इतने कॉमन हो जाएंगे कि जब माएँ अपने मरे हुए बच्चों को, इन्फेंट्स को, जन्मजात मरे हुए काटे हुए बच्चों को देखेंगी तो वो हंस देंगी। मतलब गलत चीज़, ख़राब चीज़ देखने की लोगों को इतनी आदत हो जाएगी कि वो शायद उतना फीलिंग्स ही उनके अंदर से चली जाएगी। ये चीज़ एंटनी कहना चाह रहे हैं। और 8 कहते हैं ग्रीक गॉडेस ऑफ रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला, तो उनके साथ सीजर तुम्हारी आत्मा भी आएगी और पूरे रोम से बदला लेगी, उन कॉन्स्पिरेटर्स से बदला लेगी। इतने मौतें होंगी कि डेड बॉडी दफन होने के लिए तरस जाएंगी। और ये सब बात कह के फिर एंटनी भी सीजर के बॉडी को लेकर स्टेज से हट जाता है। नाउ इट्स एक्ट 3 सीन 2 और वो फोरम का पोजीशन है, मतलब वहाँ पर जहाँ पब्लिक है पूरी भरी हुई, स्टेज है जहाँ से स्पीचेस दिए जाएंगे, पब्लिक को एड्रेस किया जाएगा। ब्रूटस, कैशियस और एक भीड़ स्टेज पर एंटर करती है। फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन, थर्ड सिटीजन, फोर्थ सिटीजन, ऐसा करके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके कुछ डायलॉग्स हैं। तो सिटीजन सब बात करते हैं कि देखो ब्रूटस आ गया, शांत हो जाओ, उसकी बातों को हम ध्यान से सुनते हैं। फिर ब्रूटस आता है और पब्लिक से अपील करता है कि कृपया धीरज रखिएगा, अंत तक पेशेंस के साथ मेरे स्पीच को सुनिएगा और विश्वास कीजिएगा कि हमने जो सीजर को मारा है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, क्योंकि सीजर मेरा भी दोस्त था और हम भी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो रोम के लिए खतरनाक था। बॉन्डमैन उन लोगों को कहते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाए और बदले में कोई पैसा न दिया जाए। तो वही वो कहता है ब्रूटस कि अगर सीजर यहाँ जिंदा होता तो वो डिक्टेटर बन जाता और बाकी सारे लोग उसके गुलाम बन जाते, और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे भीड़ में कोई इतना कायर होगा जो बॉन्डमैन बनना स्वीकार करेगा। तो आप लोग ही अपने सोच समझ से ये बताइए कि क्या हमने सीजर को मारकर कोई गलती की है?
सब लोग कहते हैं कि नहीं ब्रूटस, तुमने कोई गलती नहीं की। फिर वो कहता है कि मैं मानता हूँ सीजर बहुत बहादुर था, मेरा दोस्त भी था वो, लेकिन वो एम्बिशियस था और इसलिए उसका मरना ही सही था। और फिर वो कहता है कि देखो अब मार्क एंटनी सीजर के बॉडी को लेकर आया है और वो मेरे परमिशन से ही यहाँ बोल रहा है, तो मेरे खातिर मार्क एंटनी को ध्यान से सुनिएगा। वो सीजर के बारे में कुछ बोलना चाहता है। फिर लोग जय जयकारा के साथ लिव ब्रूटस इस तरह से ब्रूटस का नाम लेते और उसे कहते हैं कि क्यों ना इसे सीजर का जगह दे दिया जाए, उसकी इज्जत अब इसे दे दी जाए, इसे हम घर तक इसी पॉम्प एंड शो के साथ ले जाएंगे। फिर ब्रूटस कहता है कि एक इंसान भी यहाँ से मत जाइएगा, मार्क एंटनी की भी सारी बातों को सुनिएगा। फिर पब्लिक में लोग कहते हैं कि अच्छा रुको, मार्क एंटनी को आने दो, वो बहुत ही एक नेक आदमी है, उसकी बात भी हम सुनेंगे। एंटनी आने के साथ यही बात बोलता है कि ब्रूटस के परमिशन के वजह से ही मैं यहाँ आपके सामने बोल पाया हूँ। फिर लोग आपस में बात करते हैं कि हम बस ये उम्मीद करते हैं कि ये ब्रूटस के बारे में कुछ गलत ना बोले, मतलब मार्कस ब्रूटस के बारे में। और फिर ये भी कहते हैं कि सीजर एक अत्याचारी था, वो एक टायरेंट था। एंटनी आता है और कहता है जेंटल रोमन्स, कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर ईयर्स। लेंड मी योर ईयर्स का यहाँ पर मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि काइंडली गिव मी योर अटेंशन। मैं सीजर को यहाँ दफन करने के लिए आया हूँ। और लोग ऐसा कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो उसी के साथ कब्र में दफन हो जाती हैं, बरी हो जाती हैं, और जो उसने बुरे कर्म किए उसे ही लोग याद रखते हैं। अगर सबके साथ ऐसा ही होता है तो सीजर के साथ भी ऐसा ही होगा। और बार बार वो अपने स्पीच में एक लाइन रिपीट करता है, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, कि ब्रूटस तो इज्जतदार आदमी है और जो उसके साथ साथ और भी को कॉन्स्पिरेटर्स थे जिसने सीजर का मर्डर किया वो भी इज्जतदार लोग हैं। एज अ सटायर इस लाइन को मार्क एंटनी अपने स्पीच में बोलता है बार बार। सीजर ने बहुत सारे रोमन्स को बाहर दूसरे देश में जो बंधक बनाए गए थे उन्हें आज़ाद कराया और उनके आज़ादी का पैसा, जिसे फिरौती कहते हैं, वो अपने पर्सनल खजाने में से दिया। क्या उसकी ये क्वालिटी आपको एम्बिशियस लगती है, महत्वाकांक्षी लगती है? लेकिन फिर भी ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था और ब्रूटस तो एक इज्जतदार आदमी है, ऑनरेबल मैन है। ल्यूपरकल एक फेस्टिवल होता है रोम में जिसमें कि गॉड ल्यूपरकस के नाम पर फीस्ट होता है, भोज होता है। ल्यूपरकस वाज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी जो फ्लॉक्स को, हर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उस दिन उस प्रोसेशन में मैंने सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर किया और उसने लेने से मना कर दिया। क्या ये उसके एम्बिशन को दिखाता है? और फिर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि बात तो ये सही कह रहा है, सीजर तब एम्बिशियस तो नहीं था। और देखो मार्क एंटनी की आंखें रो रो के कैसे लाल हो गई हैं, बेचारा सबसे नेक आदमी है पूरे रोम में। फिर एंटनी ये भी कहता है कि आप ये भी सोचो कि बिना किसी वजह के तो आपने सीजर को एक दिन इतनी प्यार, इतनी इज्जत नहीं दी थी। ऑफ कोर्स वो डिजर्व तो करता ही होगा। और आपको पता है सीजर के विल के बारे में? विल मतलब जिसमें वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम पर करके गया है वो सब लिखा होता है, टेस्टामेंट भी कहते हैं उस चीज़ को। तो पब्लिक में से एक हल्ला आता है कि नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं, पर वो चाहते हैं कि एंटनी उस विल को पढ़े। फिर एंटनी कहता है कि अगर आप सब सीजर के विल को सुनना चाहते हैं तो उसके डेड बॉडी को घेर करके खड़े हो जाइए। और उसके बाद फिर एंटनी सीजर के घाव को दिखाता है, उसके वुंड्स को दिखाता है और बोलता है देखो किस तरह से कैस्का ने मारा, किस तरह से कैशियस ने मारा, और देखो यहाँ पे उस नोबल ब्रूटस ने मारा, किस तरह से खून निकल रहा है। और सीजर को कितना बड़ा धक्का लगा होगा जब उसने देखा होगा कि उसका दोस्त ही उसे मारने के लिए आया है। और फिर लोग पूरा भड़क जाते हैं उन कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट और बोलते हैं कि चलिए हम सीजर के बॉडी को जलाएंगे और उसके फ्यूनरल पायर से, उसके चिताग्नि से लकड़ी निकालकर उसी आग से उस कॉन्स्पिरेटर्स को जलाएंगे। एंटनी कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, और हाँ आपने तो सीजर के विल को सुना ही नहीं, और मैं तो ब्रूटस की जैसा कोई ओरेटर भी नहीं कि मैं आपको भड़का सकता हूँ अपनी बातों से। लेकिन हाँ आप प्लीज़ सीजर के विल को तो सुनो। हर एक रोमन सिटीजन को उसने अपने खजाने से 75 ड्रैकमाज दिए हैं। ड्रैकमाज मतलब होता है सिल्वर कॉइन्स। और आपको पता है उसके जितने भी वॉक्स थे, मतलब वॉकिंग पाथ्स थे, उसके जो भी गार्डन के प्राइवेट शेड्स थे, गार्डन्स थे, उन सबको उसने पब्लिक के लिए खोल दिया है कि जो जनरल पब्लिक है वो सब आए और वहाँ पर अपने आप को रिक्रिएट कर सके, रिफ्रेश कर सके। और टाइबर रिवर का ये वाला जो साइड है ये सब उसने कॉमन पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। और इस तरह से पब्लिक पूरा इन्फ्यूरिएट हो जाती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है चलो खिड़की, बेंचेस जो मिले उन सबको ले आओ और उन कॉन्स्पिरेटर्स के घरों में आग लगा दो, उसे तोड़ दो, खिड़की दरवाजे सब कुछ बर्बाद कर दो। और फिर एंटनी बोलता है कि मिस्चिफ तो अब हो गया, अब देखते हैं कि इसका क्या कोर्स होता है, ये किस रुख आगे बढ़ता है।
और इस तरह से एंटनी मॉब को यानी भीड़ को इंस्टिगेट करता है सीजर का बदला लेने के लिए। और उसके बाद जूलियस सीजर के नेफ्यू यानी भतीजे ऑक्टेवियस सीजर के साथ बैठकर वो सारा तमाशा देखता है, प्लानिंग्स करता है। उधर ब्रूटस और कैशियस के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, क्योंकि ब्रूटस एक आइडियलिस्ट रहता है, आदर्शवादी रहता है, वो कुछ भी हो तो रोम का भला चाहता है, और कैशियस प्रैक्टिकल रहता है, वो सिर्फ अपना भला चाहता है। अंत में ऑक्टेवियस सीजर और मार्क एंटनी की आर्मीज ब्रूटस और कैशियस की आर्मीज से टकराती है, युद्ध होता है फिलिपी में और सार्डस में। ऑफ कोर्स ब्रूटस और कैशियस हार जाते हैं और दोनों पॉइजन कर लेते हैं खुद को और जहर खा के मर जाते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो। ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, ये मेरा QR कोड है। और हाँ, अगर आपको क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश के और भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मेंशन्ड है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए और अपने टॉपिक्स वहाँ से स्टडी कीजिए। So in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, don't forget to hit the like button, share this video with your friends. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।